नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सुमित झा। पहले 25 अप्रैल और फिर 12 मई भूकंप के झटकों ने जहन में दहशत की लकीरें खींच दी हैं। भूकंप के लगातार झटकों को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। आखिर क्या है सच लगातार भूकंप के झटकों के पीछे? विज्ञान क्या कहता है और ज्योतिष की भविष्यवाणी के पीछे का सच क्या है? इसी पर आज बड़ी बहस। भूकंप के ताजा झटकों ने पटरी पर लौटती जिंदगी को फिर से बेपटरी कर दिया। मंगलवार को आए भूकंप से लोग दहशत में हैं। एक बार फिर डोली धरती। नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक हिला। 6 देशों में महसूस किए गए झटके। भूकंप के बाद मची अफरा तफरी। पच्चीस अप्रैल के ज़लज़ले को लोग भूले भी नहीं थे कि मंगलवार को एक बार फिर धरती डोली। इस बार फिर भूकंप के 3 केंद्र थे। 2 केंद्र नेपाल में और 1 का केंद्र अफगानिस्तान में था। नेपाल में एक केंद्र की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.4 और दूसरे की 6.2 मापी गई है। नेपाल के कोटारी में भूकंप का केंद्र जमीन से 18 किलोमीटर नीचे था। वहीं अफगानिस्तान में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.9 मापी गई है। भूकंप के तेज झटकों से एक बार फिर दहशत का माहौल कायम हो गया। लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर और खुले मैदानों में आ गए। और बहुत ज़्यादा शॉक वेव्स आ रही थी एंड आप फील कर सकते हो। हमारे यहाँ साईं बाबा की मूर्ति है, वो पूरी हिल रही थी, तो हम देख सकते हैं। फील तो करना दूर की बात है, आप इतना ज़्यादा देख सकते हो। काफ़ी देर तक आए हैं। फोटोज हमारी चेयर्स वगैरह, पानी की बोतल रखी हुई थी, वो सब हिल रहा था। हाँ, मतलब जैसे अर्थक्वेक में हल्का स्टार्टिंग में होता है वैसे ही फील हो रहा था। भूकंप ने इस बार भी नेपाल में भारी तबाही मचाई। कई मकान ढह गए, कई इमारतों में दरारें आ गईं। एक बार फिर कई जिंदगियां तबाह हो गई। भारत के 12 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार में एक बार फिर ज्यादा नुकसान हुआ। पटना, दानापुर, सहरसा, दरभंगा, मधेपुरा, सिवान, हाजीपुर, लखीसराय, फारबिसगंज समेत कई जिलों से तबाही की खबरें आ रही हैं। कहीं मकान की दीवार गिर गए हैं, कहीं भूकंप के बाद मची भगदड़ में लोग घायल हुए हैं, तो कहीं डर से किसी की धड़कन रुक गई। लोग दहशत में हैं। हमसे लोगों में दहशत पैदा हो गया। अभी मैं ऊपर गया तो मेरी माँ ने कहा कि कोई अनहोनी होने वाली है, लग रहा है। तो हमें लग रहा है कि हमारी माता जी जो भी कहीं, और इससे 2 दिन के भूकंप से तो लोगों को लगा कि भूकंप कैसा होता है, लेकिन आज के भूकंप से हमें लगता है लोग डर गए हैं। आज के भूकंप से, आज की तीव्रता हमें लगा रोज के भूकंप से ज्यादा थी। मौसम विभाग के अनुसार अभी कम तीव्रता वाले भूकंप के और झटके आ सकते हैं। इन सब के बीच अफवाहों का दौर भी एक बार फिर शुरू हो गया है। जी मीडिया लोगों से अपील करता है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दक्षिण एशिया में इस साल अब तक आए भूकंप का केंद्र नेपाल में रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों नेपाल में बार बार भूकंप आ रहे हैं? आइए इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। 25 अप्रैल 2015 को डोली धरती। नेपाल का पोखरा था केंद्र। 9000 से अधिक लोग हताहत। 12 मई 2015 को फिर डोली धरती। नेपाल का कोटारी था केंद्र। बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान। नेपाल में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित इलाकों में एक माना जाता है। नेपाल में हिमालय के कारण ज्यादा झटके आते हैं। इस क्षेत्र में धरती की इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दबती जा रही है और इससे हिमालय ऊपर उठता जा रहा है। हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर ये प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है और इससे हर साल हिमालय 5 मिलीमीटर ऊपर उठता जा रहा है। इससे वहां के चट्टानों के ढांचे में एक तनाव पैदा हो जाता है। जब ये तनाव चट्टानों के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो भूकंप आता है। अभी दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि दुनिया में कब, कहां और कितनी तीव्रता वाला भूकंप आएगा। लेकिन वैज्ञानिक इतना जरूर मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में बड़ा भूकंप आने की आशंका है। ऐसे में इस इलाके में रहने वाले लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए।
और ऐसा घर बनाना चाहिए जो भूकंप के झटके को बर्दाश्त कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए रांची स्टूडियो का हम रुख करेंगे। नीतीश प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं, भूगर्भ विशेषज्ञ। मैं यहाँ पर एक और मेहमान को हमारे साथ हैं, वो जुड़ गए हैं, पंडित रामदेव जी हैं। स्वागत है सर आपका। हालांकि लोग यकीन करते हैं इन चीज़ों में कि अक्सर ये प्रकृति का, ये भगवान का, ये ज्योतिष, ये वजह है क्या इसमें, और इसके पीछे क्या आप मानते हैं कि जो वैज्ञानिक वजह है या हिमालय खिसक रहे हैं, ये चीज़ें बहुत प्रमुख कारण है, या फिर ज्योतिष भी कुछ कह रहा है, ज्योतिष का भी एक अलग आकलन है? सुमित जी, ऐसा है कि अभी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जितने भी पंचांग निकलती हैं भारत में, और पंचांग निकलने का जो है वो एक दरभंगा भी है इस स्थान, दूसरा बनारस है, तीसरा दिल्ली है, चौथा जालंधर है, पांचवा जबलपुर और छत्तीसगढ़ के रायपुर हैं। तो इस सारे पंचांगों को अगर आप देखें तो सारे पंचांगों ने एक आकलन दिया है। अभी 18 मई के आसपास जो है वह 4 ग्रहों का संयोग हो रहा है, और वह 4 ग्रह जो है वह कौन कौन होंगे, तो एक सूर्य है, दूसरा मंगल है, तीसरा बुध है और चौथा चंद्रमा है। तो 4 ग्रहों का योग जब एक साथ दिखाई देता है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष के गणना के अनुसार, तो उसमें लिखता है कि 4 ग्रह जब चत्वारी ग्रह सर्वे 4 ग्रह जब मिलते हैं तो वहाँ जो है वह रक्तपात की संभावना होती है, यह ज्योतिष कहता है। और आप देखें कि 18 मई को 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है। जैसे जैसे यह संयोग नजदीक होते जा रहा है वैसे वैसे घटनाएं घटती जा रही हैं। चलिए ठीक है, मैं इस पर मोहर नहीं लगा रहा हूं कि अभी जो क्योंकि जरूर ये चीजें वैज्ञानिक रूप से भी कुछ बातें अलग कही जा रही है। मेरा यहाँ सिर्फ एक ही मकसद है कि क्या वास्तविकता है वो लोग समझें, क्योंकि कई बार अफवाहों के जरिए लोगों को डराने की भी कोशिश होती है। तो हम चाहते हैं कि लोग वास्तविकता को समझे। नीतीश जी, पंडित जी की बातों से आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं, और जी तर्क आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जो पंडित जी बोल रहे हैं, पांडे जी, ये एक एस्ट्रोलॉजी, ये अलग विज्ञान है, इसको साइंस से हम नहीं जोड़ें, क्योंकि ये ऐसा ठीक है कि प्लैनेट्स का असर धरती पर पड़ता है, साइंस भी मानता है, चंद्रमा का असर पड़ता है, सूर्य का असर पड़ता है, चंद्रमा में हाई टाइड्स आते हैं जब नज़दीक आता है चंद्रमा, सूर्य में भी जब सोलर हमारे ब्लास्ट्स होते हैं उसका भी इम्पैक्ट हमारे चट्टानों पर, धरती पर पड़ता है। ये एक साइंटिफिक प्रूफ है, ये होता है। लेकिन जैसे आप सभी ग्रहों के एक छोर में आना, उससे भूकंप का आना, ऐसे काफ़ी रिसर्च पहले भी हो चुके हैं कि जलवायु का असर, बादलों का बनना, भूकंप आने के पहले के बहुत सारे, अब आचार्य वारामिहिर की किताबों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक उसकी वैज्ञानिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो जो पंडित जी ने कहा वो एक अलग विज्ञान है, इसमें इस विज्ञान को हम नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है, जो विज्ञान जो खोज किया है कि वो प्लेट मूवमेंट की वजह से भूकंप आता है। बिल्कुल नीतीश जी, दरअसल हमारा मकसद यही है कि पंडित जी भी यहाँ पर हैं, पंडित जी, और वो चीजें रख रहे हैं जो शायद लोग सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन रखते हैं। तो हमारा मकसद है कि आप जो सुनते हैं वो भी यहाँ पर सुनिए और उसके पीछे के तर्क को समझिए। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ज्योतिष के गणना के मुताबिक क्या बातें लोग सुन रहे हैं और उसे लेकर क्या अफवाहें फैलाई जाती रही हैं, वो अफवाह ना फैलाई जाए या फिर उस अफवाह पर लोग ना जाएं। इसलिए मैंने यहाँ पर पंडित जी को बुलाया है और पंडित जी अपनी बात रख रहे हैं, और आपको इसलिए बुलाया गया है ताकि आप उनकी बातों को लेकर तर्कपूर्ण जवाब दें। मैं चाहता हूं तस्वीर, एक मुकम्मल तस्वीर लोगों के सामने आए। अफवाह फैलाने वाले हो सकते हैं कि सक्रिय होने लगे फिर से भूकंप आते ही, उससे पहले ही तमाम तर्क हम यहाँ पर रख देना चाह रहे हैं। पंडित जी, आपकी बातों को ठीक है, आप कह रहे हैं एक ग्रह 4 ग्रह एक सीध में आ रहे हैं या फिर उससे, लेकिन उससे भूकंप का लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं अगर समय मिले तो मैंने आप ही के चैनल में दिखाया है, मेरे पंचांग में जो लिखा हुआ है कि इस भूकंप की संभावना है और भूकंप आई है। तो पंचांग छपती है आज से कम से कम, जब दिखाया गया पंचांग आपको, उसके 10 महीना पहले वह पंचांग छपा हुआ है और कोशिश किया है, मैंने आपके द्वारा दिखाया भी है, आप ही चैनल ने इसको दिखाया है। तो 10 महीना पहले पंचांग छपा हुआ है और वह पंचांग लिखता है कि ज्येष्ठ मास के प्रथम पक्ष में जो है वह 15 दिनों का एक आकलन है, वह भूकंप आएगा और आपका भूकंप आता है। तो अब आप इसे अंधविश्वास मानेंगे या इसे आप सच मानेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है क्या नीतीश जी? जी
देखिए, भूकंप की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है और आपको एक चीज़ बता दें कि ये आज तक अभी तक असंभव है। हाँ, कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि पानी का लेवल बढ़ना घटना, रेडॉन गैस का पानी में अधिक मात्रा में हो जाना। और रही बात जो भूकंप आने की भविष्यवाणी की, तो आपको एक चीज़ बता दें कि पृथ्वी पर हर दिन कम से कम 5 से 6 भूकंप आते हैं। तो ये बड़ा भविष्यवाणी कर पाना कि भूकंप आएगा, ये बहुत आसान सी प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर हर जगह, जैसे आज भी आपने देखा होगा अफगानिस्तान में, इंडोनेशिया में, जावा सुमात्रा में ये भूकंप के झटके, फिजी में ये महसूस किए गए हैं। आज खाली इंटेंसिटी अलग अलग है, तो पृथ्वी पर हर दिन भूकंप आते हैं। तो ये किसी खास में कहना बहुत मुश्किल हो पाता है। हाँ, अगर ये लोग भविष्यवाणी अगर ये कर दें कि भाई इसके हिसाब से फलाने क्षेत्र में भूकंप आएगा, तो एक हम लोग इस चीज को मान सकते हैं। लेकिन अभी तक विज्ञान ने इस पर विज्ञान इसको अभी तक कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। ये अलग विद्या है, इसलिए विज्ञान इसमें नहीं आता है। विज्ञान का ये कहना है कि भूकंप आता है, आएगा, भविष्यवाणी इसकी नहीं की जा सकती है। जी जी, तर्क आपके पास क्या है? ज्योतिष जो कहता है, मेरे पास तर्क यह है कि यही है कि प्रियदर्शी जी ने कहा कि भाई ये अलग विज्ञान है और वो एक अलग विज्ञान, ये दोनों अलग अलग है, कहीं तो एक दूसरे से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। और यह शायद हम लोगों का दुर्भाग्य कहा जाए या सौभाग्य कहा जाए कि ये दोनों आपस में क्यों नहीं जुड़े। इसके लिए हम और प्रियदर्शी जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए हमारे जो पूर्वज हैं वो जिम्मेवार हैं और जो हमारे आने वाले वैज्ञानिक हैं वो जिम्मेवार हैं, उसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है कि जो पंचांग के अनुसार, अगर हमारा पंचांग यह कहता है कि मेरे ख्याल से विज्ञान तमाम तर्कों को सामने रख देता है कि देखिए ये चीजें हैं जो कि हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसे प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, तो इन दोनों में आप कह रहे हैं भविष्यवाणी हमने कर दी 10 महीने पहले। कहां आएगा भूकंप, किन क्षेत्र में, किस क्षेत्र में आएगा, क्या इसकी भविष्यवाणी आपने की? देखिए, मैं फिर आपको आप ही के चैनल पे चलाया हुआ पंचांग का वही जो है वह वीडियो शायद अगर होगा कहीं तो मैं दिखला सकता हूं दोबारा। पंचांग में यह लिखता है कि जो पंचांग जब बना हुआ, जो हमारे यहाँ पंचांग की गणना जो है वह बनारस के आसपास से होती है, सीरी इलाहाबाद और बनारस के बीच से। उसमें वह लिखता है कि यहाँ से जो पश्चिम दिशा की ओर जो है वह भूकंप की घटनाएं जो है वह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में अधिक हो सकती हैं, यह वह लिखता है। अब ये है, ठीक है, अब हम ये देखें कि जब पश्चिम दिशा लिखा है बनारस से, तो नेपाल कहाँ है, पश्चिम में है या कंप्लीट उत्तर में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है वो आप तो लिखी हुई चीज है, जो 10 महीना पहले लिखा गया, मैं उसी चीज को बता रहा हूँ, मैं दूसरी कोई नई चीजों को नहीं बता रहा हूँ। इसमें आप कह सकते थे फिर नेपाल में आएगा। 10 महीने पहले कहते तो नेपाल खाली करवा दिया जाता सर। देखिए एक्चुअली नहीं, हाँ ऐसा कहा जाता नेपाल खाली करवा दिया जाता। आज समस्या क्या है कि आज भारत को आजाद हुए 60 साल हो गया और विज्ञान पर लोग जितना खर्चा करते हैं उतने ज्योतिष पर खर्चा नहीं किया जाता है। आज केवल देश के 7 यूनिवर्सिटी में जो है विज्ञान व एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होती है। मुझे ये बताइए कि 10 महीने पहले आपने भविष्यवाणी की, तो नीतीश जी तो आपसे यही कह रहे हैं कि आप अगर जगह बता दें या फिर समय बता दें, दिन बता दें, तो तब आपको माना जाएगा। नहीं देखिए, मुझे माना जाए या ना माना जाए वो दूसरी बात है सुमित जी। मैं ये कहता हूं कि हमारे पास जो संसाधन है वह बहुत कम संसाधन है, कुछ भी संसाधन हमारे पास नहीं है। विज्ञान के पास बहुत सारे संसाधन है, तो वो जब उनके पास सारे संसाधन है वो आपको समय नहीं बता सकते, तो मैं तो संसाधन ले सूं, यानी आप भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे, यानी हमारे कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम भविष्यवाणी 10 महीने पहले हमने कर दी थी या फिर कर रहे हैं, कर सकते हैं? आप नहीं, जब जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा क्या बात है, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ। जो लिखा हुआ है 10 भविष्यवाणी की बातें 4 करा जब किसने लिखा, मिलेंगे, ये जैसे लिखा गया, मैं वही जानना चाहता हूँ, प्रक्रिया जानना चाहता हूँ सुमित जी। जैसे विज्ञान का फैक्टर प्लेट पर है, वैसे हमारे यहाँ भी फैक्टर है कि जब मंगल जो है वह सूर्य के आसपास रहेगा और सूर्य से दूर तेज गति पर जाएगा तो ये भूकंप हो सकता है। शनि और गुरु जब वक्री होंगे तो भूकंप हो सकता है। अब जितने भी रिकॉर्ड हैं, अगर इस रिकॉर्ड को आप देखें तो शनि के वक्री होने पे, गुरु के वक्री होने पे और मंगल जो है वह प्रभावित अगर ज्यादा सूर्य के करीब होगा तो भूकंप होगा। ये हमारा जो है नीतीश जी, इस लॉजिक पर आपका जवाब? देखिए, ये जो बता रही है प्लैनेट्स का असर, जो बता रहे कि एक लाइन में एक एक्सिस पे आ रहा है, उसके चलते इम्पैक्ट पड़ रहा है धरती पर, इस पर अभी तक विज्ञान जो है इस पर अभी कोई काम नहीं किया है। वो प्लैनेट आना एक एक्सिस में, वो नेचुरल फिनोमेना, ब्रह्मांडीय घटना है,
वो हर साल होता है, हर वक्त होता है, कुछ 5 साल के बाद होता है, कुछ 10 साल के बाद होता है, वो आता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अभी तक नहीं पता चल पाता है, नहीं और न चल पाया है अभी तक। हाँ, लेकिन ये है कि जहाँ तक भूकंप की बात है, अभी तक उसको प्लैनेट के एक एक्सिस में आने से जोड़कर नहीं देखा गया है। ये बिल्कुल ही जियोलॉजिकल मूवमेंट है और ये प्लेट के मूवमेंट से ये ट्रेमर आता है और इसका कहीं लेकिन जो पंडित जी कह रहे हैं कि आप प्लैनेट के पुराने असर रिकॉर्ड से को जोड़कर उठाकर नहीं देखें तो देखा गया जब है। भूकंप आया तब तक कुछ ग्रहों की चाल ऐसी रही है जो एक ही चाल रही है हमेशा। देखिए, आपको एक चीज बता दें कि अगर पुराने रिकॉर्ड्स को उठा के देखिएगा, देखिए जो पास्ट घटना हो गई वो तो दिखता है। सबसे बड़ा चीज होता है कि भविष्यवाणी करना, आने वाले समय में कब भूकंप आएगा, किस क्षेत्र में आएगा, कब आएगा, ये एक बहुत बड़ी कला है। ये अगर ज्योतिष, अगर एस्ट्रोलॉजी इस पर कर लेता है तो मुझे लगता है कि एक विज्ञान के लिए भी बहुत बड़ा एक आशीर्वाद होगा, क्योंकि विज्ञान के पास तो अभी भूकंप की भविष्यवाणी कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हाँ, ये जरूर तय है, विज्ञान ही जरूर कहता है कि नहीं, आशीर्वाद तो सब सदैव है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। आशीर्वाद तो सदैव सबके लिए, बड़ा आशीर्वाद हो जाएगा, राम है, सभी सुखी रहे। लोगों के मन में दहशत है। अगर आप भविष्यवाणी करना ही है आपको, तो आप ये मत कहिए कि 18 मई को ऐसे होने वाला है और रक्तपात जैसे शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं तो लोग को आप एक तरह से और डरा देते हैं। डराइए मत, सावधान कीजिए। और कैसे सावधान करेंगे वो मुझे बताइए। सुमित जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी जरा बात माने। लोग जब बार बार अगर ज्योतिष किसी बात को कहता है तो लोग कहते हैं कि आप भयभीत कर रहे हैं, आप डरा रहे हैं। अगर इसी बात को कोई दूसरा कहे तो आप लोग कहें कि आप उसको सचेत कर रहे हैं। तो जो एक सचेत करने की बात है, डराने की बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप अगर ये 18 तारीख आ रहा है या इसके समय पहले का जो समय है या इसके बाद का समय, तो एक और कह रहा हूं कि हो सकता है जून के पहले सप्ताह में कोई ऐसी कोई खगोलीय घटना हो सकती है जिसमें समस्याएं आम इंसान के साथ। मैं एक आगे की बात कर रहा हूं। देखिए, तो मैं ये नहीं कर रहा, मैं पंडित जी देखिए, ये कर रहा हूं। मेरा सवाल है कि आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि समस्याएं, अब समस्याएं, ये जब समस्याएं शब्द आता है ना तो दिमाग में हर तरह की समस्याएं हैं, लोग एकदम घबरा जाते हैं, ये समस्या वो आप स्पेसिफिक अगर आप बता सकते हैं तो जरूर आप बताइए, लोग उसमें सचेत रहेंगे। ये होगा रक्तपात का मतलब आप समझते हैं सर? रक्तपात शब्द के कई मायने निकल जाते हैं। आपसी तौर पर भी अगर भयंकर भीषण लड़ाई हो तो रक्तपात हो जाएगा। तो एक स्पेसिफिक आप बताते नहीं और लोग भयभीत हो जाते हैं समस्याएं के नाम पर सुनकर। नहीं, आप सुमित जी, अगर मैं बताता हूं तो लोग भयभीत होते हैं, और अगर विज्ञान कहे यह बात तो लोग तैयारी करते हैं, अपनी आपदा प्रबंधन की तैयारी करते हैं। ये तो सामंजस्य नहीं बैठती है। मैं कहता हूं तो आप भयभीत होते हैं, और विज्ञान अगर कहेगा कि भूकंप आएगा आ जाए, अगर विज्ञान कहे तो आप कहें कि वो विज्ञान हमको जो है वो तैयारी करा रहा है कि हम उससे बचें। आप ऐसी बात नहीं है। मैं कैसे आप भयभीत कराने के लिए नहीं है। देखिए, क्या होता है कि लोगों का ज्योतिष पे आज भी बहुत ज़्यादा विश्वास है, चाहे अंधविश्वास कहिए वो है, और लोग इस पर ज्योतिष पे जो भी भविष्यवाणी होती है लोग डर जाते हैं, पैनिक होते हैं। और विज्ञान के बारे में लोगों का ये रहता है कि विज्ञान उनको बचाता है, जिसके चलते वो सोचते हैं कि विज्ञान जो है अगर कोई भविष्यवाणी अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बचाने का भी उपाय बता रहा है। तो कहीं ना कहीं आदमी के सोच का भी फर्क होता है। लेकिन सवाल ये है कि हमने फिर कहा कि न अफवाह फैलाना है, न पैनिक होना है, क्योंकि बहुत सी प्राकृतिक आपदा जो है, चाहे जियोलॉजिकल जो हमारा जो डिजास्टर होता है वो बोल के नहीं आता है। हमको हमेशा ही अलर्ट रहना है। तो ये बोल देना, जैसे पांडे जी ने कहा कि 18-20, ये अभी भी बहुत ज़्यादा सटीक नहीं बैठ पाता, इसलिए विज्ञान अभी भी इसको नहीं मान पा रहा है। अगर हाँ, ये अगर प्रूफ कर दें, अभी बता भी दें कि 18 को किस किस क्षेत्र में ये परेशानी आ सकती है, लोग उसके जगह पर अलर्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा, हमको लगता है, समाज सेवा का काम होगा। बताइए सर, पंडित जी। ऐसा है, जो मैं पंचांग के आधार पर बता रहा हूँ। पंचांग के आधार पर यही लिखा है, और बार बार मैं ये बात को कह रहा हूँ कि बनारस से जो पश्चिम का भाग है खासकर, तो बनारस से जो पश्चिम और वायव्य कोण की ओर जो क्षेत्र पड़ते हैं उसमें आप समझ, अब फिर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे मैं डरा रहा हूं। बनारस से पश्चिम और वायव्य कोण में जो भी क्षेत्र पड़ते हैं, मेरी बात समझिए, उन क्षेत्र, मैं आपको सीधा कह रहा हूं कि आप वो बताइए उन क्षेत्रों में और स्पेसिफिक बताइए, ये नहीं कि समस्याएं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, बनारस के मैं कह रहा हूं कि बनारस के पश्चिमी और
वायव्य क्षेत्र के जो स्थान है, जो जगह हैं, चाहे आप उसे दिल्ली मान लें, उत्तराखंड मान लें, या नहीं तो पाकिस्तान का क्षेत्र मान लें, उन क्षेत्रों में इसके साथ वायव्य क्षेत्र जो उत्तराखंड का, नेपाल का लगा हुआ सीमा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है किसी भी तरह की आपदा आने की संभावना दिखती है। ये किसी भी तरह की आपदा, देखिए यहीं पर सवाल है। नीतीश जी साफ कह रहे हैं कि आप बताइए कौन सी आपदा, क्या आपदा? सर आपदा तो बहुत है, तूफान भी आ जाता है तो लोग मर जाते हैं, और सबका अलग अलग बचाव का तरीका होता है। सर सुमित जी, एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ संसाधन बहुत कम है, हम बिना संसाधन के भविष्यवाणी करते हैं। आज जितने भी संसाधन भारत सरकार ने अन्य क्षेत्रों को सौंपा है, तो यहाँ तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं चलने देती है भारत सरकार। जब तक संसाधन नहीं आता है, जब तक आप बताओ तो इतनी कम संसाधन में कहाँ से करें, ये बताया जाए। मुझे भी संसाधन ठीक है, हमारे यहाँ भी स्टूडेंट काफी, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप जब खुद एक आत्मविश्वास आप में नहीं है कि यही आपदा आएगी, आपदाएं आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, कोई स्पेसिफिक आप नहीं बता पाते हैं, तब तक शायद मेरे ख्याल से इसे बता पाना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं होना चाहिए। इसके बजाय विज्ञान को हम देखें, और इससे क्या होगा कि दो तरह की बातें नहीं होंगी। आप कहेंगे, देखिए आपकी गलती नहीं है, आप कहेंगे कि आपदा आ सकती है, अब उसका इस्तेमाल जो है कुछ ऐसे तत्व जो हैं अफवाह के रूप में करने लगेंगे। हमारा मकसद दरअसल यही है कि आप जो सुनते हैं उन बातों को यहां समझिए, दूसरी बातों को सुनकर डरिए मत। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बड़ी बहस, और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि 7.4 या फिर 7.9 का सच है क्या, ज्योतिष बनाम विज्ञान, क्योंकि तरह तरह की बातें आ रही हैं। हमारे साथ पंडित रामदेव पांडे भी मौजूद हैं और साथ ही नीतीश प्रियदर्शी भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान कहता क्या है, भूकंप के झटके हमें क्यों महसूस होते हैं और भूकंप क्यों आता है, समझने की कोशिश करते हैं। भूकंप को समझने के लिए पहले हमें धरती की संरचना को समझना होगा। दरअसल हमारी धरती मोटे तौर पर 3 परतों में बटी है। ये परतें हैं भूपटल क्रस्ट, प्रवार मैंटल, क्रोड कोर। अब आपको ये समझाते हैं कि ये भूकंप क्यों और कैसे आता है। दरअसल पृथ्वी की बाहरी सतह 7 प्रमुख और कई छोटी प्लेट्स में बटी हुई है। ये प्लेट्स लगातार घूम रहे हैं। आपको बता दें कि इन प्लेटों की मोटाई 50 से 100 किलोमीटर तक होने की संभावना जताई जाती है। इन प्लेटों के नीचे तरल पदार्थ लावा होता है और ये परतें इसी लावे पर तैरती रहती हैं और इनके टकराने से ऊर्जा निकलती है, जिसे भूकंप कहते हैं। अब आपको समझाते हैं कि हिमालयी भागों में ज्यादा भूकंप की संभावना क्यों होती है। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट्स 5.5 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की ओर खिसक रही है। इस दौरान कई बार ये प्लेट्स आपस में टकराती भी है। लगातार टकराने से इनके कोने मुड़ने लगते हैं। जब इन प्लेट्स की दबाव सहने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वे टूटने लगती है। अब प्लेट्स के इसी वजह से हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता है। ये इलाका भूकंप के मामले में सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है
कि यहाँ साल भर भूकंप आते रहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि हिमालय की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हर साल बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि हिमालय को अभी युवा पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय के नीचे धरती के 2 प्लेट्स हैं जो आपस में एडजस्ट होती है तो कंपन होता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट की तरफ खिसक रहा है, लिहाजा नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली समेत दूसरे प्रदेश सेस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं। हिमालय की गोद में बसा हुआ पूरा नेपाल भूकंप के फॉल्ट जोन में है। वहीं नेपाल के बीच में से महेंद्र हाईवे फॉल्ट लाइन गुजरती है। ये फॉल्ट लाइन तराई इलाकों और पहाड़ी इलाकों को क्रॉस करती है। ये उत्तराखंड से आगे दिल्ली तक जाती है। यही वजह है कि नेपाल में भूकंप का केंद्र होने के बाद भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत में भी झटके महसूस किए गए। अब आपको समझाते हैं कि भूकंप कैसे आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉल्ट लाइन को समझते हैं। दरअसल पृथ्वी के इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट में कई प्लेट्स होती है। जहां ये प्लेट स्लिप हो जाती है वे फॉल्ट लाइन कहलाती है। धरती के अंदर तापमान के दबाव और हलचलों के कारण ये फॉल्ट लाइन सक्रिय हो जाती है। ये अपनी जगह से आगे या पीछे होने लगती है तो भूकंप आता है। सबसे पहले धरती की पहली सतह के नीचे भूकंप आता है। इस जगह को हाइपोसेंटर कहते हैं। इसके ऊपर जहां से भूकंप अपना असर फैलाना शुरू करता है उसे एपिसेंटर यानी भूकंप का केंद्र कहते हैं। माना जाता है कि एपिसेंटर से जो ऊर्जा निकलती है वो किसी परमाणु बम से कम नहीं होती। ये धरती की परतों को चीरते हुए सतह तक आती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि हर सेकंड कम से कम 3 भूकंप आते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता कम होती है। इनमें से 98% भूकंप समुद्र के अंदर आते हैं। ऐसे भूकंपों की साल भर में संख्या 10 करोड़ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये धरती फिर हिली है और फिर से दहशत की लकीरें खिंच गई हैं। फिर से सबके जहन में कई सारे सवाल, और सवाल ये कि अब आगे कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, कब तक धरती हिलती रहेगी, और क्या ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि बचाव हम कर सकें। तो विज्ञान कहता है कि भविष्यवाणी असंभव है। हाँ, आप अलर्ट जरूर रहें। जब भूकंप एक बार आता है तो उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं, यानी कि आफ्टर शॉक्स अभी आते रहेंगे। अगले 48 घंटे तक मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया है। अलर्ट का मतलब सतर्क रहिए, पैनिक मत होने दीजिए, न खुद को न किसी दूसरे को। ज़रूर बचाव के तरीकों पर गौर कीजिए, और जो हम आपको बता भी रहे हैं बचाव के तरीके। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो बाहर निकल जाइए, खुले मैदान में आ जाइए। अगर ऊपरी मंजिल पे हैं तो ज़रूर बेड के नीचे आने की कोशिश कीजिए, किसी खंभे को पकड़कर आप खड़े हो जाइए। ये तमाम बचाव के तरीके हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उन बातों पर आप अमल करते रहिए। देखिए, झटके महसूस हो तो क्या करें। जब तक झटके जारी रहे तब तक एक ही जगह बैठे रहें, बड़ी अलमारियों और भारी सामान से दूर रहें। अगर आप ऊंची इमारत में रहते हैं तो खिड़की से दूर रहें। अगर कहीं अंदर फंस गए हैं तो दौड़े नहीं, इससे और तेज झटके लग सकते हैं। अगर आप बिस्तर पर हैं तो वहीं रहें और उसे कसकर पकड़ लें। अगर आप बाहर हैं तो किसी खाली स्थान पर चले जाएं, खुले मैदान में चले जाएं। ऊंची बिल्डिंग, मकान, पेड़, बिजली के खंभों से दूर रहें। गाड़ी चला रहे हैं तो उसे धीमी करें और खाली स्थान पर ले जाकर उसे रोक दें। लिफ्ट से उतरने की कोशिश कतई न करें। ये तमाम घर के अंदर मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएं। तमाम ये उपाय हैं जो आप बरतें। हमारे साथ 2 मेहमान भी मौजूद हैं। पंडित रामदेव पांडे जी हैं
और नीतीश प्रियदर्शी हैं। नीतीश प्रियदर्शी हमारे साथ हैं भूगर्भ विशेषज्ञ के तौर पर और पंडित रामदेव पांडे जी हैं ज्योतिषाचार्य के तौर पर। दरअसल हमारा मकसद ये है कि आप दो तरह की बातें सुनते होंगे, आप विज्ञान की बातें सुनते होंगे और ज्योतिष की बातें, दोनों बातें आप सुनते होंगे और दोनों बातों में से मुमकिन है कि दोनों बातों को अपने अपने तरीके से बनाकर आपके सामने पेश किया जाता होगा जिससे कि आप डरें। तो हमारा मकसद है कि आप डरें नहीं, दोनों के विशेषज्ञ हमारे पास हैं, दोनों अपने अपने तर्क रख रहे हैं और दोनों के तर्कों पर सवाल हम कर रहे हैं। आप समझिए, सुनिए सिर्फ नहीं, तमाम बातों को सिर्फ सुनकर आप डरिए मत, उन बातों को समझने की भी कोशिश कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। और मेरे ख्याल से पंडित जी तमाम आपने तर्क दिए, लेकिन वो तर्क ठहरे नहीं जो अब तक की बहस हुई है उसमें। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आप ठोस भविष्यवाणी आप नहीं कर पाते हैं और हल्की फुल्की या कुछ कह देते हैं कि आपदा आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, जिसका गलत उपयोग कुछ लोग कर लेते हैं अफवाह फैलाने के रूप में। देखिए ऐसा है सुमित जी, लोग का सोचने का तरीका जो है वो अपना है समूह का, और मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इस व्यक्ति का इस बातें की गलत उपयोग करता है। अगर हमारे कहने से, ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ ये सत्य है, 100% सत्य है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ, ये भी 100% सत्य है। लेकिन अगर मैं यह कह रहा हूँ कि आपदा आने वाली है और व्यक्ति उसे लड़ने के लिए तैयार है, उसे बचने के लिए तैयार है, तो मैं उसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। और आप अगर दूसरी ओर कहते हो कि इसकी कोई आधार नहीं है, मैं आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, तो आप हम बिना संसाधन के शून्य हैं और आप सर्व संपन्न होकर के भी शून्य हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अच्छे हैं बिना संसाधन के भी। अगर किसी को कह रहे हैं कि आप बचिए तो बचने की कोशिश करेगा वो आदमी। नीतीश जी, किसी तरह की आपदा आवे, चाहे वो भूकंप आवे, चाहे वह जो भी आवे, तूफान आवे, उसे वो बचने की कोशिश करेगा। मैं तो यही कहता हूँ उसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम फलाना दान करो तो बच जाओगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप वो सवाल जो आपने हमारे सामने रखा था वो रख दीजिए आप नीतीश जी के सामने, क्योंकि आपका सवाल वो नीतीश जी के लिए ही था, विज्ञान के लिए था। देखिए विज्ञान के पास संसाधन बहुत सारे हैं और हमारे पास संसाधन शून्य है। मैं शून्य संसाधन में ज्योतिष काम करता है। तो आप पूछ सकते हैं नीतीश जी से, संसाधन में ज्योतिष काम सीधे पूछ सकते हैं नीतीश जी से, जवाब लीजिए नीतीश जी से। नीतीश जी और हम तो साथ ही बैठते हैं, साथ ही रहते हैं, साथ ही शहर में हैं और हम लोग साथ कई यहाँ विज्ञान बनाम ज्योतिष है। ये भी वही बात कर रहे हैं। पंडित रामदेव जी नहीं है, यहाँ विज्ञान बनाम ज्योतिष है सर। नहीं नीतीश जी बनाम रामदेव पांडे हो सकता है, लेकिन विज्ञान बनाम अध्यात्म नहीं हो सकता है। यह बात अगर आपने कहा तो यह बिल्कुल गलत है। कभी भी कोई व्यक्ति या आप भी कभी ऐसा विज्ञान बनाम ज्योतिष करने का कोशिश न करें, क्योंकि विज्ञान कभी कोशिश की जाती रही है ही नहीं। विज्ञान कोशिश की जाती रही है, विज्ञान है, कोशिश की हमारी ये नहीं कोशिश की जाती है, ऐसे आप लोगों के द्वारा की जा रही है। नहीं सर, मेरे द्वारा कोशिश नहीं की जा रही है, लोगों के द्वारा कोशिश की जाती रही है और हमारा मकसद है कि सच रखे, जो सच है वो सामने आए। अब एक ही भूकंप है, भूकंप को हम एक ही चश्मे से देखेंगे ना सर, हम दो चश्मे से देखकर तो बचाव नहीं कर सकते हैं। आपकी बातों पर यकीन करके हम बचाव करें या फिर विज्ञान की बातों पर हम यकीन करके बचाव करें? से देखेंगे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि विज्ञान जो है वो कुछ भी नहीं है, अध्यात्म कुछ भी नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही भाई हैं, दोनों एक ही पट है। आप अगर कहते हैं कि आपदा नहीं जा सकता सर, आज हम जो पंडित रामदेव जी आप कहते हैं कि आपदा, तो आपदा का मतलब कई सारी आपदाएं हो जाती हैं, फिर बचाव कैसे करें? हर हिसाब, बाढ़ के लिए अलग बचाव तरीका होता है, भूकंप के लिए अलग, तूफान के लिए अलग। आप कहते हैं सुरक्षित रहे, तो सुरक्षित तो चलिए सब रहना ही चाहता है, वैसे भी रहना चाहता है। सुमित जी, एस्ट्रोलॉजी को अगर आप देखेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी के तर्क पर आवे, हम लोग तो दूसरी जगह भटक गए हैं कहीं। मैं ये कहना चाहता था कि मंगल जो है वह भूकंप का कारक होता है। मेरी बातों को जरा समझे लोग, समझे या ना समझे, मैं एस्ट्रोलॉजिकल तरीका दे रहा हूँ उसके अनुसार देखें आप।
मंगल अभी जो है वो अग्रचारी है। अग्रचारी का मतलब है जब वह सूर्य के करीब पहुंचता है कोई ग्रह तो वह तेज गति से चलना शुरू कर देता है। मंगलो भूमि पुत्रश्च, मंगल जो है वह भूमि का पुत्र है। और शनि अभी वक्री है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो ये जो दृष्टिकोण बनता है वर्तमान परिस्थिति में, इस परिस्थिति में जो है वह पृथ्वी संबंधी जो है आपदा आएगी। पृथ्वी हिले डोले, भूकंप हो जाए या ऐसे कुछ हो जाए। जब ये भूकंप की बातें मैं करता हूँ। दूसरी बात है, चूंकि समय मुझे कम मिला, भूकंप आया और हम लोगों को बुला लिया गया, तो इस पर मैं बहुत ज्यादा तर्क आपको नहीं दे सकता। ठीक है, नीतीश जी आपके बगल में बैठे हैं, आप उनसे पूछिए सर कि क्या आप आपके तर्क से वो सहमत हैं। मैं सीधे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है शायद। जी हेलो जी, पहुंच आवाज आ रही मेरी? हाँ ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताइए सर कि मेरे जैसा एक आम इंसान अगर हो तो वो भूकंप को किस चश्मे से देखे, बचाव करने के लिहाज से। मैं दोनों विज्ञान को मान रहा हूं। अगर आप ज्योतिष विज्ञान भी है अपनी जगह, आपका भी तर्क भूगर्भ विज्ञान भी अपनी जगह है, लेकिन मैं तो एक आम आदमी होने के नाते किसी एक बात पर यकीन करके मैं उस हिसाब से उस रास्ते पर बढ़ूंगा ना। बिल्कुल, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है भूकंप, और ये इसको विज्ञान से ही जोड़ के देखना चाहिए, और विज्ञान ही इसका जो है वो रास्ता बताता है, विज्ञान ही इसकी भविष्यवाणी करता है, विज्ञान ही बताता है किस किस क्षेत्र में भूकंप आएगा। तो विज्ञान एक मामले में सफल जरूर रहा है कि उसने पृथ्वी के क्षेत्र को डिमार्केट किया है कि कहाँ कहाँ सबसे अधिक भूकंप आएगा, कहाँ कम आएगा, कहाँ बहुत कम आएगा। तो एक ये विज्ञान की सफलता हाथ जरूर लगी है, और जहाँ जहाँ विज्ञान ने ये बात कहा है कि भूकंप आएगा वहाँ आता है। वो अलग बात है कब आता है ये नहीं कह पाते हैं, लेकिन वो क्षेत्र हमारा भूकंप का क्षेत्र जो विज्ञान ने बता दिया वो क्षेत्र आ रहा है। इसलिए विज्ञान की ये सबसे बड़ी सफलता है। और आम लोगों को जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनको उनको मालूम है कि वो भूकंप का क्षेत्र है, वो उसी हिसाब से अपना वो जो आवश्यक रूप से जो अवेयरनेस है वो चाहे जो अपने बचने का उपाय वो कर सकते हैं। हाँ, रही बात पांडे जी जो ज्योतिष की बात है, वो ज्योतिष एक दूसरी विद्या है, इसको हम विज्ञान में नहीं ला सकते हैं। इनकी अपना जो भविष्यवाणी होता है वो एक अनुमान होता है। भविष्यवाणी हम ना कहें, एक अनुमान बोल सकते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन हम लोग जरूर ये अनुमान, देखिए अनुमान तो विज्ञान एक तरीके का अनुमान को कई लोग, वही मैं कह रहा हूँ, अनुमान को कई लोग अफवाह के रूप में फैलाकर डराने की भी कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल अनुमान बजाय इसके कि अनुमान लगाएं, आप तर्क दें। बिल्कुल ये तर्क देना है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि ज्योतिष के पास अभी उतनी आ पाया है जो आधुनिक ज्योतिष है कि तर्क दे सके। हाँ, लोग विज्ञान पर जाएं और अफवाह पर न ध्यान दें, और जो इस तरह का अफवाह फैलाते हैं उस पर भी लोग ध्यान न दें, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं यही कहूँगा कि विज्ञान जो कहता है कि भाई भूकंप ये क्षेत्र में आएगा, तो आएगा, कब आएगा ये विज्ञान भी नहीं कहता है। ठीक है सर, तो मुझे लगता है कि विज्ञान पर लोग ज़्यादा भी भरोसा करें। जी सुमित, फाइनल कमेंट सर। देखिए, ऐसा है कि विज्ञान तो हमारी सुरक्षा करता है, ये सत्य है। विज्ञान एक अलग दुनिया है, अध्यात्म एक ज्योतिष मेरा अलग सवाल फिर वही होगा सर, और ये जब दोनों विज्ञान के चश्मे से देखूं या आपके चश्मे से देखूं, मैं बचाव करूंगा अगर, तो विज्ञान जो कहेगा मैं उसकी बात मानूंगा ना। 18 मई वाली बात आपकी नहीं मानूंगा। फिर बचाव के लिए तो आपको नहीं, बचाव करने के लिए ये अध्यात्म जो कहता है वो बचाव का कोई तरीका नहीं बताता है। भूकंप के लिए, भूकंप के लिए अध्यात्म के पास बचाव का कोई तरीका नहीं है कि आप कैसे बचेंगे। अध्यात्म कैसे बचेंगे, अनुमान आप सिर्फ यही कहता है कि भविष्यवाणी नहीं करते हैं आप। नहीं, अनुमान नहीं, भविष्यवाणी करते हैं हम। आप अपने चैनल पर 10 दिन पहले आप उठा करके आप नीतीश जी कह रहे हैं अनुमान लगाते हैं। सुमित जी, मैं आपको नीतीश जी कह रहे हैं अनुमान लगाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपको। आप नहीं, नीतीश जी को चैलेंज कीजिए सर। मेरी बात आप सुनने की कोशिश करो ना। आपने नहीं सर, मैं आपको चैलेंज करूंगा। मैं नीतीश जी को क्यों चैलेंज? मैं एक आम इंसान हूं। शहर आपके पत्रकार हैं रांची से, एक आम इंसान है, उनको मैं एक आम इंसान हूं पंडित जी। मुझे अच्छा इतना बता दीजिए सर कि आज आप एक परिवार, अपने परिवार के साथ रहे होंगे, ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप भी तो घर से बाहर डर कर निकले होंगे। आपकी भी भविष्यवाणी पर शायद भरोसा नहीं होगा, डर तो होगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि विज्ञान पर भरोसा करें। और बहुत शुक्रिया सर, माफी चाहूंगा, वक्त कम है। ये बात जरूर है कि विज्ञान भी भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है भूकंप को लेकर, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार।